नमस्ते डियर एस्पिरेंट्स, मैं पूनम दलाल दहिया, एडिशनल एसपी रेवाड़ी, और आज मैं आप सभी के साथ में अपनी यूपीएससी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। रीज़न बीइंग दैट कि मैंने अपनी शुरुआत सरकारी नौकरी की शुरुआत आज से तकरीबन 19 साल पहले की थी। आई स्टार्टेड एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर वे बैक इन 2002-3। After 12th standard I just did JBT और उसके बाद I started as a primary school teacher and I've worked in State Bank of India as a PO, then in SSC as an inspector, and then in state services, Haryana state services, and then और यूपीएससी मैंने 3 बार क्लियर किया है। 2 बार रेलवेज़ में सिलेक्शन हुआ जिसे मैंने ज्वाइन नहीं किया, और 1 बार IRS-IT उसको मैंने ज्वाइन किया, उसमें काम किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने वापस स्टेट पुलिस सर्विसेज में वापसी की, एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड एट एडिशनल एसपी रेवाड़ी। सो इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करके I feel that it's somewhat different than a normal journey. So let me just share कि मेरी जर्नी में क्या रहा और कहाँ things were different for me, and what are the takeaways or which I feel कि people can learn at least, or at least they should not repeat the same mistake जो शायद मैंने की अपनी जर्नी में। So starting from my अगर मैं बहुत बैक की बात करूँ तो 2002-2003 after 12th standard I did this teachers training course and I got enrolled into that, and उसके बाद में मेरी नौकरी लग गई MCD स्कूल में एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। क्योंकि मैं नौकरी में ऑलरेडी थी तो मैं कोई रेगुलर डिग्री नहीं कर सकती थी, और इसलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एज एक्सटर्नल स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन पास करी, और ग्रेजुएशन पास करके at the age of 23-24 I thought of giving competitive examinations। अब यहाँ पे जो टेक अवे है मेरी जर्नी से वो ये है कि जब मैं 22-23 साल की ग्रेजुएशन पूरी हुई और जब मैं सोच रही थी कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दूं, तब अगर वो कॉन्फिडेंस मुझ में होता और अगर वो एक मेंटरशिप एक मेंटर कोई गाइडेंस होती अवेलेबल, तो शायद मैं 22-23 साल की उम्र में ही यूपीएससी का अपना पहला अटैम्प्ट देती। लेकिन मैंने अपनी सारी एनर्जीज डिफरेंट आई ट्राइड फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन दैट टाइम, क्योंकि एक तो जैसे हर एस्पिरेंट को लगता है कि यूपीएससी इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू, और ये हमारी आउट ऑफ रीच है, पता नहीं कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये सब की वजह से शायद मैं भी इन्हीं सब दुविधाओं में थी, और मैंने भी यूपीएससी को तो बिल्कुल सोचा भी नहीं, उसके बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। विच नाउ एज आई लुक बैक एंड सी, आई फील दिस वॉज रियली वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर विच आई डिड एट द एज ऑफ 22-23, क्योंकि एट दैट एज you are so much of energy, you are so much full of new ideas, and you are at your best टाइम फॉर प्रिपरेशन। उस टाइम पे आप अपनी एनर्जीज बैंक पीओ, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, स्टेट सर्विसेज में लगा रहे हैं, तो उससे बेटर अगर वो सारी एनर्जी, मैंने पेपर तो सारे क्लियर किए, बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर वो सारी एनर्जी मैंने 23 साल की उम्र में ही, जब व्हेन यू आर एट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, अगर उस टाइम पे अगर आप यूपीएससी में लगाती मैं, तो शायद आई ऑलवेज फील थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, तो मैंने यूपीएस के बारे में कुछ सोचा नहीं 22-23 साल की उम्र में, और उसके बाद में मैंने बैंक पीओ एग्ज़ाम दिया, और लकीली मैंने 3 बैंक पीओ एग्ज़ाम दिया, और लकीली मेरा तीनों में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ पीओ ज्वाइन किया, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और वहाँ पे मैंने 2 से 3 साल नौकरी करी, और वहाँ पे दैट केम उसी टाइम पे एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम भी निकला हुआ था। मेरे सर्कल में काफ़ी लोगों ने एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम दे रखा था,
तो मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया। उसमें जब मेरा 7वां रैंक आया ऑल ओवर इंडिया विदाउट एनी कोचिंग, ना मैंने बैंक पीओ के लिए कोचिंग ली, ना ही मैंने ग्रेजुएट लेवल के लिए कोचिंग की, लेकिन जब मेरा 7वां रैंक आया ऑल ओवर इंडिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, तो मुझे ये लगा कि शायद अब मुझे यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए। मुझे अब ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, खासकर यूपीएससी को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ हो, वो कॉन्फिडेंस हो आपकी एबिलिटीज़ में। सबसे पहला तो वही एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो 26-27 साल की उम्र में आई, 3-4 क्रूशियल साल वेस्ट करने के बाद में, अपनी एनर्जीज अलग अलग जगह डाइवर्ट करने के बाद में। तो ये एक टेक अवे है जो एस्पिरेंट्स मेरी जर्नी से ले सकते हैं कि प्लीज़ हैव सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़। अगर आपके अंदर वो होगा देन स्काई इज़ डेफिनेटली द लिमिट। और जैसे और एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी भी वैसा ही एग्ज़ाम है। आप अगर पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे, एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से तैयारी करेंगे, देन एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। आई एम सिटिंग बिफोर यू, जिस लड़की को 22 साल की उम्र में कॉन्फिडेंस नहीं था कि यूपीएससी कभी वो एक बार भी क्लियर कर पाएंगी, मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार क्लियर किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा लेट मुझे ये बात समझ में आ पाई। चलिए, तो जब स्टेट एसएसस ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ, 7th रैंक आया, तब मैंने 26 साल की उम्र में सोचा कि चलिए यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि एनी हाउ बीइंग जनरल कैटेगरी कैंडिडेट वैसे भी अटैम्प्ट्स मेरे वेस्ट हो जाते, और एक अटैम्प्ट तो मेरा वेस्ट हुआ भी बिकॉज ऑफ एज। क्योंकि जब मैंने 26 की उम्र में सोचा कि मैं तैयारी करूँगी, तो 1 साल तो तैयारी में ही लग जाता है। तो मैंने पहले अटैम्प्ट अपना 28 साल की उम्र में दिया, और उसी टाइम पे मैंने हरियाणा स्टेट सर्विसेज भी एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उससे मुझे कॉन्फिडेंस और आया। अब जब मैंने पहला यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे एक और गलती जो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं, और वो जो मैंने भी करी, स्पेशली फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स, हम लोग सारी अपनी एनर्जीज जो हैं वो प्री एग्ज़ाम्स के क्वालिफिकेशन के लिए झोंक देते हैं। हमें लगता है कि बस प्रीलिम्स हो जाए, मेंस और इंटरव्यू का तो हम बाद में सोचेंगे, जबकि इट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। वही चीज़ मैंने भी शायद एज अ फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट की कि चलो पहले प्री पे फोकस करते हैं, प्री होगा तो हम सेकंड उस पे जाएंगे। तो उससे क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट क्योंकि मेरा सारा फोकस प्रीलिम्स पे था, जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपका रैंक और आपका सिलेक्शन तो मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा उसकी तैयारी कर ली कि मेरा मेंस के ऊपर में उतना फोकस नहीं रह पाया, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरे रैंक में फर्स्ट टाइम जो रैंक आया उसमें मुझे मेरा तकरीबन 600 के करीब रैंक था, तो उस टाइम पे मुझे रेलवेज अलॉट हुआ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जब पहली बार में मेरे पहले अटेम्प्ट में ही जब मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया पूरा तीनों स्टेजेस, और मैं तीनों स्टेजेस से वाकिफ़ हुई, तो मुझे लगा कि येस आई कैन डू इट, इट इज़ अचीवेबल। और वो एक कॉन्फिडेंस जो शायद मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जो कॉन्फिडेंस, वो जो सेल्फ बिलीफ जो शायद मुझे पहले मतलब 23-24 साल में आ जाना चाहिए था, 3-4 साल पहले, वो मुझे 28 साल की उम्र में पहला अटैम्प्ट क्लियर करके आया कि यस। और दूसरा वही गलती कि प्रीलिम्स पे फोकस किया और मेंस और इंटरव्यू पे शायद मैं उतना मेंस पे नहीं कर पाई। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे मेंस में 2 सब्जेक्ट होते थे, तो मैंने जो पहला सब्जेक्ट है उसकी ऑप्शनल की तैयारी तो पहले कर ली थी, लेकिन सेकंड ऑप्शनल की तैयारी मैंने प्रीलिम्स के बाद में ही शुरू करी। नाउ सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत, आई वॉज हैविंग द कॉन्फिडेंस, आई वॉज हैविंग द एटीट्यूड। नाउ अनदर टेक अवे, इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई अगेन गॉट रेलवेज। और उसमें क्या था कि मेंस में तो मेरे वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स में थी मैं, लेकिन सम हाउ सेकेंड अटेम्प्ट में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वेयर वेंट रॉन्ग, माई इंटरव्यू स्कोर वॉज वेरी बैड। तो ये भी मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को फैक्टर इन करने की ज़रूरत है कि जब आप शॉर्ट होते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा ही, आपके मेंस अच्छे गए हैं या आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, तब भी आपको ये फैक्टर इन करना चाहिए कि आपकी लक जो है वो एक फैक्टर प्ले करता है। डेफिनेटली हार्डवर्क भी है, लक भी है, और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही होगी जिसकी वजह से इंटरव्यू में मेरा स्कोर जो है, क्योंकि पहले इंटरव्यू में मेरा स्कोर था 208, सेकेंड इंटरव्यू में माई स्कोर वॉज ओनली 140। तो 80 नंबर का डिफरेंस जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और आपके मेंस में चाहे कितने भी अच्छे स्कोर हो, आई गॉट सेलेक्टेड अगेन
सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, बट मुझे फिर से रेलवेज मिला। अब एक और अनदर इसके बाद जो हुआ वो दैट वाज अ डिज़ास्टर। मैंने पहले अटैम्प्ट अपना 28 की उम्र में दिया था, सेकेंड अटैम्प्ट मैंने 29 की एज में दिया। तो सेकेंड अटैम्प्ट में आई वाज ऑलमोस्ट 100% होपफुल कि मेरा इस बार तो टॉप 3 सर्विसेज जो मैं चाहती हूँ उनमें हो जाएगा। बट जब रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के जस्ट 10 या 20 दिन बाद प्रीलिम्स था, तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, आई थिंक कॉन्फिडेंट थी या ओवर कॉन्फिडेंट थी, यू कैन जज ऑन योर ओन। सो मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, या कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा सिलेक्शन, कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट के प्री की उतनी तैयारी ही नहीं करी। दूसरा जब रिजल्ट आया तो आई वॉज एट द बेस्ट ऑफ माई प्रिपरेशन, प्रिलिम्स वाइज, मेन्स वाइज, मैं उन सारी स्टेजेस से ऑलरेडी निकल चुकी थी। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि वो जो शॉक आया सेकेंड अटेम्प्ट का कि मेरा रैंक मेरे मन मुताबिक नहीं आ पाया, तो समहाउ वो 20 दिन के अंदर में मैं उतना तैयारी नहीं कर पाई और मैंने अपना प्रीलिम्स जो है वो जस्ट 0.5 मार्क्स से आई मिस्ड माई प्रीलिम्स in my third attempt. That was my final attempt age wise. Now another takeaway which aspirants can take it from here is that you have to hope for the best, but at the same time you have to prepare for the worst. So अगर वो कॉन्फिडेंस में कहीं मतलब जो एक डिप्रेसिंग सा माहौल है या ये जो शॉक है अपना मन मुताबिक रैंक ना लाने का, अगर मैं इससे जल्दी उभर गई होती तो मेरे लिए प्रीलिम्स क्लियर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था थर्ड अटेम्प्ट में भी। बट समहाउ आई वॉज आउट ऑफ द रेस, सो आई वॉज एट द पीक ऑफ माई प्रिपरेशन, बट स्टिल आई वॉज आउट ऑफ द रेस। एनी हाउ आई डिडंट ज्वाइन इन दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने रेलवेज को ज्वाइन नहीं किया, और मीन टाइम में हरियाणा स्टेट सर्विसेज में अपना एज अ ACP अपनी नौकरी करती रही। और विद दिस माई UPSC जर्नी दैट टाइम came to an end. But as they say, there's it's like sometimes when you want something for too desperately, so you really want it, so even the whole universe somehow conspires to get you that. So the same happened with me. I think I thought that my UPSC journey has ended, but ऐसा हुआ नहीं। After 5 years, माइंड यू, आफ्टर 5 years 2011 के एस्पिरेंट्स को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज लिमिट, बिकॉज CSET इंट्रोड्यूस हुआ था उस साल में, और उसी अटेम्प्ट के तहत में आई थिंक फरवरी 2015 में आई गेव माई एग्ज़ाम। फरवरी 2015 में शायद नोटिफिकेशन आई थी, 2000 अगस्त के अंदर में I gave my exam and I cleared UPSC again with 308 rank and IRSRT. Now there was another very twist in the story and one of the very challenging times of my life and beautiful time at the same time. जब नोटिफिकेशन आई थी तब मैं टोटल हार्डकोर पुलिसिंग में थी। 5 साल से मैंने किताबें नहीं टच की थी। 5 साल से अखबार भी हम सिर्फ लोकल, आई वॉज ओनली रीडिंग अ लोकल न्यूज़पेपर, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था। एंड आई वॉज 9 months प्रेगनेंट जब मैंने प्रीलिम्स दिया था। तो यहाँ पे एक टेक अवे है विच आई फील दैट आई लर्नड ओवर द जर्नी, that you need to be away from the fear of failure. So जब मैंने अपना लास्ट अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरा 308 रैंक आया, सबसे बेस्ट रैंक मेरा जिस सर्कमस्टांस में आया, वो सर्कमस्टांसेस भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थे क्योंकि जब मैंने प्री दिया आई वॉज 9 months प्रेगनेंट एंड जब मैंने ये फॉर्म फरवरी में निकले थे आई वॉज इंटू टोटल 24/7 इंटू पुलिसिंग। सो उस टाइम पे मेरे पास में मेरे माइंड में भी ये दुविधा आई थी कि मैं कैसे पेपर करूँगी। 5 साल से मैंने बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ, सिलेबस चेंज हो गया था, पैटर्न चेंज हो गया था, पहले 2 ऑप्शनल होते थे अब 1 ऑप्शनल था, जीएस के पेपर बड़े हो गए थे, एथिक्स इंट्रोड्यूस हो गया था जो मैंने पढ़ा भी नहीं था कभी। तो बट देन आई रियलाइज्ड कि एनी हाउ यूपीएससी आपको दोबारा से आके ये मौका दे रहा है तो शायद मे बी समबडी इज ट्राइंग टू गिव यू अ सिग्नल। दूसरा ये कि आप चाहें या ना चाहें यूपीएससी आपको दोबारा अटेम्प्ट नहीं देगा, तो एनी हाउ यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो एज दे से कि आपके पास जो कार्ड्स हैं वो शायद सबसे बेस्ट ना भी हों, आपके पास जो भी कार्ड्स होते हैं यू हैव टू प्ले द बेस्ट अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स ओनली। सो द सेम आई थॉट आई विल डू एंड moreover the fear of failure has somehow vanished away that time। जो मुझे लगता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो शायद चीज़ें शायद थोड़ी और होती एज आई लुक बैक नाउ। सो आई गेव माई अटेम्प्ट
I prelims दिया, and pre के बाद में almost I was sure that I'll clear the prelims. Anyhow, my son was born, and then with a 2.5-month-old my baby boy, I gave my UPSC mains examinations, and that too at such a preparation जहाँ पे कि मतलब सिलेबस चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। मेरे को कई मतलब 2-2.5 महीने के बच्चे के साथ में, आई थिंक एनीबडी who is a mother out there or maybe even a father would be able to understand that how difficult it is to give with a 2.5-month baby. But at the same time, I feel the attitude was I was very confident. I was having this attitude that doesn't matter, I will give my best, whatever best I can give, and then I'll leave rest to the God. And I feel that कि ये attitude develop करना बहुत ज़रूरी है. And then there's history that I cleared the exam. I got 308 rank. I joined it, and then again another thing. Even after serving there in IRS IT, income tax, IRS. After serving there for 4.5 years, my lien was there in Haryana State Services, and somehow I always wanted this IAS IPS, and I shifted back to police again. So I left IRS IT and I shifted back to police, and now I am serving in Haryana as additional SP. Now another thing, over the same period, there's another thing which I did when I cleared this exam. I also wrote a book with McGraw-Hill, Asian and Medieval Indian History, and now just recently my second book just came out, Modern India, with the same publication, McGraw-Hill. And why I'm telling you is that think about the girl, you have just read, listen to my story. So think about that girl जो 22-23 साल में ये सोच रही थी कि पता नहीं मैं UPSC एक बार भी क्लियर कर पाऊंगी या ये मेरे बस की बात नहीं है. And now the same girl has written a book, 2 books. One of so Modern India has just came out just a month back. पहली जो किताब थी, this is one of the best seller. So why I'm telling you is that I'm the same girl who was underconfident, who was not having that kind of confidence about UPSC. और काफ़ी एस्पिरेंट्स कई बार ये प्लंज लेने से पहले कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, ये सोचते रह जाते हैं कि हम करें या ना करें, ये इतना टफ पेपर है, इसमें इतने लाख बच्चे बैठते हैं. तो मुझे लगता है कि आप सबको ये सुनने की बहुत ज़रूरत है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इस पेपर में 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं या 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं. आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए. आपको अपना फोकस रखना चाहिए कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या जा रही है. ऑलवेज फोकस ऑन द कट ऑफ, कि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ देखिए, उसके हिसाब से सोचिए कि क्या मैं इसको पेपर को पढ़िए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उनको देखिए और उस कट ऑफ पे फोकस करेंगे तो यू विल श्योरली क्लियर द एग्ज़ाम. जनरली मेरे से सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने आई हैव क्लियर्ड बैंक PO, आई हैव क्लियर्ड SSC ग्रेजुएट लेवल, आई हैव क्लियर्ड टीचिंग एग्जामिनेशंस, आई हैव क्लियर्ड स्टेट लेवल स्टेट सर्विसेज, आई हैव क्लियर्ड UPSC ऑल्सो. सो हाउ कुड आई क्लियर ऑल ऑफ दिस एग्जाम्स? जो एग्जाम मैंने दिया मैंने क्लियर किया. आई थिंक द मंत्रा वॉज द सेम, दैट आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन द कट ऑफ, इरिस्पेक्टिव कि किस में क्या कंपटीशन है, क्योंकि SSC ग्रेजुएट लेवल में भी 30 से 40 लाख बच्चे बैठते हैं. UPSC में भी वी ऑल नो दैट अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर और 4-5 लाख अपीयर एवरी ईयर. बट वहाँ पे 4-5 लाख में आपके सिंसियर कैंडिडेट जो होते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो लगभग हाफ होते हैं. और उसमें भी उस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए कट ऑफ पे. तो अगर लेट्स से कि आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अराउंड, और आप 60% अगर आप टारगेट करेंगे तो नॉर्मली नो पेपर मोस्टली पेपर्स आपके क्लियर हो जाते हैं, कोई पेपर आपका बचेगा नहीं. तो मुझे लगता है कि ये एक मंत्र है विच आई वॉन्टेड टू गिव टू द एस्पिरेंट्स कि प्लीज़ फोकस ऑन द लास्ट ईयर एग्जाम्स, please focus on the cutoff, and and please focus on that. Some of the do's and don'ts from my side for UPSC, especially for UPSC, as I told you, जो मैंने अपनी जर्नी में भी शेयर किया कि please have self belief in yourself, have self belief, have faith in your abilities. So nobody कोई भी आपको डिमीन नहीं कर सकता कि unless and until you give them that power. So काफ़ी लोग आप तैयारी शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे अरे UPSC की तैयारी ऐसे थोड़ा ना होती है, 18 घंटे पढ़ना होता है. I have been through this journey myself thrice,
एंड आई फील कि मैंने कभी 18 घंटे पढ़ाई नहीं करी. आई कैन से इट विद श्योरिटी, आई हैव नेवर स्टडीड फॉर 18 आवर्स. बेसिकली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ दैट कंसिस्टेंसी, कि आप वही 6 घंटे पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए. जनरली जो बच्चे हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो एक दिन तो 16-17 घंटे पढ़ लेंगे, फिर वो 3 दिन उनको बिल्कुल गायब हो जाते हैं. तो ऐसे नहीं चलता. यूपीएससी इज़ मोर अबाउट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी. तो आप 6-7 घंटे पढ़िए, पर 6-7 घंटे शिद्दत से रेगुलरली पढ़िए. एक आध सवाल जो मुझे जनरली काफ़ी मुझसे पुट अक्रॉस होता है कि एज अ वर्किंग वुमेन हाउ डू यू, मतलब आप कैसे पढ़ने का, क्योंकि मैंने तो 20 साल से मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी. एट द एज ऑफ जस्ट 20 आई वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस. अब 19 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, एंड आई हैव नेवर लेफ्ट द जॉब. आई हैव ऑलवेज was working and was preparing. So I feel that it all depends on you, बिकॉज आपको पता है आपके पास कितने आवर्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि 18 घंटे ही चाहिए. आप सुबह अपना टाइम निकालिए. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं खासकर, आप सुबह निकाल सकते हैं अपना टाइम. अगर आप इफ़ यू आर अर्ली राइजर, आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, तो आई ऑलवेज यूज टू स्टडी टिल लेट नाइट. 2 या 3 बजे तक पढ़ना, रात को 10 बजे के बाद से 2 बजे तक 4 घंटे निकाल लेना, सुबह 1-2 घंटे वैसे निकाल लेना. तो इट्स लाइक कि 6 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली निकालेंगे तो कोई पेपर ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं होगा. दूसरा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पेपर की डिमांड क्या है. देखिए, हर पेपर की अलग डिमांड है. बैंक पीओ की बात करें तो उसकी अलग डिमांड है. एसएससी ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उसकी एक अलग डिमांड है, और यूपीएससी की एक अलग डिमांड है. वो डिमांड समझने के लिए मेरी राय ये रहती है कि आप सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए. लास्ट के 5 साल के पेपर ज़रूर उठा के देखिए. उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. आपको क्या टारगेट करना है वो आपको समझ में आएगा. और उसके बाद जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपको इस टॉपिक से जो आप पढ़ रहे हैं आपसे क्वेश्चन किस तरह के पुटअप हो सकते हैं. तो वो बहुत ज़रूरी एक स्टेप है जो जनरली लोग मिस करते हैं. पहले समझ तो लीजिए कि मतलब आपका पाला किससे पढ़ रहा है, किस तरह का एग्ज़ाम है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए, और उस स्किल सेट को पाने के लिए आपको क्या एफर्ट करने पड़ेंगे. आई थिंक दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ हैविंग सेड दैट, as I told you, have self belief in yourself. Please maintain that consistency. And third is that you have to understand what is required. मतलब वो स्किल सेट क्या चाहिए आपको क्लियर करने के लिए. और चौथी चीज़ मुझे लगता है कि जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए उसी वक्त आप आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट करना शुरू कर दीजिए. क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है, खासकर लास्ट ईयर के पेपर तो कम से कम आप 10 साल के पेपर सॉल्व कीजिए. और साथ ही आप अपना जो आपका मॉक टेस्ट हैं, मतलब डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या जो आते हैं, वो प्लीज़ सॉल्व कीजिए इन द सेम काइंड ऑफ सेटअप, एग्जाम सेटअप जैसा कि एग्जाम में होता है. उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा. साथ ही आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगी कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा वीक है. आई थिंक आई कैन टेक अ सेशन लेटर ऑन अबाउट इट, हाउ टू गो अहेड विद द टिपिकल दैट प्रिपरेशन थिंग. नाउ आफ्टर doing mock test, I think the last thing and the one of the most important thing, as I told you the first thing also, have that attitude that you don't give a damn to the failures and you will be always progressing ahead. तो मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड अगर आप में आ गया तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. बिकॉज जब हम तैयारी भी कर लेते हैं, जिस दिन वो पेपर होता है उस दिन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं. सपोज आपने पेपर खोला और आपको पहले 10 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो 10 क्वेश्चन के 10 ही आपको नहीं आते. उससे क्या होगा कि आपका मेंटल बैलेंस जो है इट शेक्स, और आपका जो आगे वाले क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, यू विल बी जस्ट इन अ डायलेमा कि इसका क्या रहेगा. तो मुझे लगता है इस पेपर में खासकर यूपीएससी के लिए यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग एंड यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड कि कोई बात नहीं, पहले 10 क्वेश्चन नहीं आए, आगे के 90 तो आई थिंक मैं आगे के 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, एंड ट्रस्ट मी, people have done that. You don't have to have 100% score in the prelims examination or any other examination. You have to just have the right kind of score. Focus your energies in a right way. सिर्फ प्री पे जोर मत लगाइए, सिर्फ मेंस पे जोर मत लगाइए, सिर्फ इंटरव्यू पे नहीं. You have to, this is a holistic process. As I say, this is a marathon. It is not a sprint. अगर 1 साल में नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोड़ दें तैयारी, या मतलब you feel bad about yourself. It's a marathon.
एंड यू आई थिंक आप देखेंगे कई अभी सिलेक्शंस आते हैं बच्चों के जिसमें जिन्होंने 3-3 साल से लगे हुए हैं, 4-4 साल से लगे हुए हैं। एक चीज़ जो मुझसे आजकल काफ़ी पूछी जा रही है वो ये है कि आपने ऑथर बनने के बारे में कब सोचा और कैसे लगा आपको कि आप किताब लिखी जाए। तो मुझे लगता है कि ऑथर बनने का फ़ैसला बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही रैंडम सा था कि मेरे नोट्स काफ़ी मेरे जो जाने पहचानने वाले हैं वो फॉलो करते थे और ऐसे ही लगा तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, फैमिली वालों ने मोटिवेट किया कि अरे तुम्हारे नोट्स काफ़ी लोग फॉलो करते हैं तो तुम किताब ही क्यों नहीं लिख देते हो। और दूसरी चीज़ ये कि पहले जैसे जो मैंने पहले किताब लिखी एशियन एंड मिडिवल इंडिया, दिस इज़ माय फर्स्ट बुक। सो एशियन एंड मिडिवल इंडिया जब मैंने लिखी तो उस टाइम पे एशियन मिडिवल की कोई भी एक होलिस्टिक किताब नहीं थी, कॉम्प्रिहेंसिव किताब नहीं थी। और आज भी शायद आई थिंक दिस बुक इज़ बेस्ट सेलर ओनली बिकॉज इट इज़ फिलिंग दैट वैक्यूम। तो जब मैं किताब लिखती हूँ, अभी रिसेंटली जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया लिखा, मॉडर्न इंडिया की वैसे कई सारी बुक अवेलेबल हैं बट उसके बावजूद में आई फील दैट जो एनालिसिस है, जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं बच्चों से पूछा जा रहा है, दैट एनालिटिकल पार्ट इज स्ट्रांगली मिसिंग इन अदर बुक्स। और ऑथर की जहाँ तक बात है, मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैं पहले एक एस्पिरेंट भी रह चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है जो किताबें मैंने पढ़ के पेपर क्लियर करे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें थी, जो कमियाँ थी, जो मुझे लगता था कि शायद ये चीज़ और होती तो बहुत अच्छा होता। तो आई हैव रिटन बोथ ऑफ माई बुक्स कीपिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन माइंड। तो मैंने कोशिश करी है कि जो वैक्यूम है एनालिसिस का और एक जो चीज़ों को एक इजी तरीके से समझाने का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडर्न इंडिया देखेंगे तो ये लास्ट में मैंने किताब में एक चार्ट दे रखे हैं, दोनों किताबों में अलग अलग चार्ट्स हैं जिसके अंदर में पूरा डायनेस्टी का आपका वो है, मतलब आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ, आपका किस तरीके से मतलब कॉन्टेम्प्रेरी भी है आपका इवेंट्स का क्लासिफिकेशन और वर्टिकल भी है। तो चीज़ों को आसान करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, आई थिंक दैट्स व्हाट अ ऑथर नीड्स टू डू फॉर द एस्पिरेंट्स एंड हियर आई हैव ट्राइड दैट वे। नाउ अनदर थिंग विच जनरली पीपल आस्क मी कि इनके अंदर में वाई डू यू मतलब किसी किताब को पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए। आई ऑलवेज फील कि किताब, पहली बात तो आपको यूपीएससी एस्पिरेंट जनरली ये गलती करते हैं कि उनको जो कोई किताब बता दें वो उसी किताब को इट्स लाइक कि अच्छा 4 किताबें मार्केट में हैं वो चारों किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आप अपने हिसाब से तसल्ली कीजिए आपको किस किताब से पढ़ना है और उसके बाद में प्लीज़ चूज योर सोर्सेज वेरी केयरफुली एंड देन स्टिक टू योर सोर्सेज। तो द ट्रिक इज कि 4-5 किताबों को पढ़ने की बजाय अगर आप एक किताब 4 या 5 बार पढ़ ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, इंस्टेड कि आपको हर बंदा जो कोई दूसरी किताब बताए और आप उसको खरीद लें और उसको वो करें। तो दिस इज़ अनदर थिंग। ऑथर बनने की वजह एक ये भी थी कि मुझे ये लग रहा था कि चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से स्टूडेंट को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट का काम आसान करना बहुत ज़रूरी है। एज ए एस्पिरेंट ऑलरेडी यू हैव टू मेमोराइज सो मेनी थिंग्स। सो एक माइंड मैप के तरीके से। दूसरा, हिस्ट्री के अंदर में आई थिंक जनरली लोगों को हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम आज तक अपने बचपन की स्टोरीज नहीं भूलते। हम रामायण हमको लगभग सारी याद है, बट वो भी हमारी हिस्ट्री का ही हिस्सा है। तो जब हम एक किसी भी हिस्टोरिकल थिंग को, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को एक कहानी की तरह अगर पढ़ पाएँ तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो मैंने कोशिश करी अपनी दोनों किताबों के उससे, एशियन एंड मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, कि हम हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे से, स्टूडेंट फ्रेंडली वे से प्रेजेंट करें। जैसे मॉडर्न इंडिया में एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि एक कमी जो मुझे लगती है कि चीज़ों को आपको इंटरलिंकेजेस करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, आपको चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जनरली किताबें, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाज प्री प्लान्ड, मोस्टली लोगों की ये धारणा है। बट अगर आप हिस्टोरिकल वे से देखेंगे, ढंग से चीज़ों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट प्री प्लान्ड, इट वाज अ मिक्स ऑफ एक्सीडेंटल एंड प्री प्लान वे। तो कैसे एक्सीडेंटल, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उनकी एक्ट्स देखेंगे उठा के तो आपको पता चलेगा कि वो जो एक्ट्स थी वो उस टाइम पे उनका मेजर फोकस जो था वो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस गेन करने का था। जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, तो ग्रेजुअली they thought that why not take the advantage of the situation, and then that somehow after some years
the planning event happened. So I think all this kind of UPSC is always looking forward to a balanced इंडिविजुअल. तो आपके आंसर्स में भी, चाहे वो हिस्ट्री के आंसर्स हो चाहे जीएस के आंसर्स हो, एक बैलेंस दिखना बहुत ज़रूरी है. और वो बैलेंस आप तभी अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अगर आपने हिस्ट्री को एक कॉम्प्रिहेंसिव या एक बैलेंस तरीके से पढ़ा हो. तो मुझे लगता है कि दिस वाज अनदर थिंग विच आई वांटेड टू प्रेजेंट टू द स्टूडेंट्स. एक एस्पेक्ट जो और मैं टच करना चाहूँगी, दैट इज़ जो शायद काफ़ी लड़कियां फेस करती हैं इस इशू को, दैट इज़ ऑफ बीइंग अ वर्किंग वुमेन एंड देन दे हैव टू प्रिपेयर. तो कैसे प्रिपरेशन करें? बिकॉज एक तो आप जब वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं आपके पास ऑलरेडी आपकी जॉब की डिमांड्स होती हैं. दूसरा, जब आप विमेन होते हैं देन यू ऑलरेडी आर ऑलवेज मल्टीटास्किंग. आप कहीं ना कहीं पे ये घर भी संभाल रहे होते हैं, ऑफिस का भी देख रहे होते हैं, उस टाइम प्रिपरेशन करनी. और खासकर जो एवरी डे एट टाइम्स in a once a week or twice a week I always get emails from especially ladies across country that I'm a mother, I want to give an attempt but how can I do it with my baby, or I've just been married, क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ? तो I always feel that you can do whatever you want to do. You have to just make sure that you are motivated enough to do that. So it's like कि आप married हैं नहीं हैं, आप working हैं नहीं हैं, it doesn't matter. All matter is that what you want. So that kind of motivation you have to derive from yourself. And trust me, nobody else is going to give anything to you on platter. तो आपको जो कुछ भी है आपको अपनी मेहनत से अर्न करना पड़ेगा. येस, बीइंग विमेन यू हैव टू मल्टीटास्क एंड आई फील वी ऑल आर गुड एट इट. इवन जो हमारे घर में आई फील जो हमसे ज़्यादा तो जो एक मेड है जो आती है सुबह 6 बजे झाड़ू पोछा लगा के मतलब अपने घर की सफाई करके और जो खाना बना के और जो 7:30 तक हम लोगों के घरों में होती है, आई थिंक उससे ज़्यादा मल्टीटास्किंग तो कोई क्या ही करता होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग इज समहाउ इनहेरेंट इन विमेन एंड आई फील दैट इफ़ यू थिंक you want to give any kind of attempt, you must do it. So don't wait for the best circumstances. Always try to make the best of circumstances, which I always feel. So I think that's answered it. We women are competent, efficient naturally, and I feel that if we get the right strategy, sky is the limit for us, right? Thank you.